हेलो फ्रेंड्स, डिक्टेशन क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का डिक्टेशन राष्ट्रपति अभिभाषण की जो सीरीज़ है उसका डिक्टेशन होने वाला है, जो कि 2 स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से होगा। 80 शब्द वाली गति वाले डिक्टेशन को 65 मिनट में ट्रांसक्राइब करना है और 100 शब्द प्रति मिनट की गति वाले डिक्टेशन को 55 मिनट में ट्रांसक्राइब करके आपको पीडीएफ से अपनी गलतियां मिलानी हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अभिभाषण डिक्टेशन नंबर से मिल जाएगी। और आपको हमारा यह प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। माननीय सदस्यगण, भारत में एक आधुनिक और आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली स्थापित करना हमारा लक्ष्य है। मेरी सरकार किसानों को फसलों का उचित मूल्य दिलाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रही है। 2023-24 में भारत ने खाद्यान्न उत्पादन में 332 मिलियन टन का रिकॉर्ड बनाया। आज भारत विश्व में दूध, दालों और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। सरकार ने खरीफ और रबी दोनों फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में लगातार वृद्धि की है। पिछले एक दशक में चावल, गेहूं, दालों, तिलहन और मोटे अनाज की खरीद पर होने वाला खर्च 3 गुना हो गया है। पिछले 6 महीनों में जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी, जैव संवर्धित और उच्च उपज देने वाली 109 उन्नत फसल किस्मों को किसान के लिए जारी किया गया है। कृषि अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कृषि अवसंरचना निधि योजना का दायरा बढ़ाया गया है। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए तिलहन पर एक राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी दी गई है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन भी कार्यान्वित किया जा रहा है। इस वर्ष की शुरुआत में किसानों को किफ़ायती दरों पर डीएपी उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष पैकेज की अवधि बढ़ा दी गई थी। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 11 एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। माननीय सदस्यगण, कुछ सप्ताह पहले भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 150 वर्ष पूरे किए। मौसम के अनुकूल और जलवायु स्मार्ट भारत के निर्माण के लिए मेरी सरकार ने 2000 करोड़ रुपए की लागत से मिशन मौसम शुरू किया है, जिससे हमारे किसानों को भी लाभ होगा। बाबा साहेब अंबेडकर की परिकल्पना का अनुसरण करते हुए मेरी सरकार ने देश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई और पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 2 ऐतिहासिक नदी अंतः संबंध परियोजना पर प्रगति की है। 44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वाली केन बेतवा लिंक परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाखों भाइयों और बहनों को लाभ मिलेगा। संशोधित पार्वती, काली सिंध, चंबल लिंक परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई और पेयजल की ज़रूरतों को पूरा करेगी। पोलावरम सिंचाई परियोजना के निर्माण में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त 12,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
माननीय सदस्यगण, हमारी 8 लाख सहकारी समितियां और उनके 29 लाख हितधारक सदस्य ग्रामीण भारत के लगभग 90% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाल के वर्षों में सहकारी समितियों का विस्तार शहरी क्षेत्रों में भी हुआ है। सहकारी क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उठाए गए विभिन्न कदम रोजगार के अनेक अवसर पैदा कर रहे हैं। वर्ष 2025 को सहकारिता के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और भारत इस वैश्विक पहल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। माननीय सदस्यगण, जब हम राष्ट्र के विकास और उपलब्धियों की चर्चा करते हैं तो असल में हम इसके नागरिकों की क्षमताओं और उपलब्धियों को ही उजागर कर रहे होते हैं। आज राष्ट्र के विकास में सभी की सामूहिक भागीदारी है और इसी कारण हम इसकी वास्तविक क्षमता को साकार कर पा रहे हैं। मेरी सरकार के प्रयासों से सबसे अधिक लाभान्वित दलित, पिछड़े और आदिवासी समुदाय हुए हैं। आज़ादी के बाद दशकों तक हमारे आदिवासी समुदायों को उपेक्षा का सामना करना पड़ा। मेरी सरकार ने उनके कल्याण को प्राथमिकता दी है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और पीएम जन मन योजना इस पहल के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। लगभग 1.25 लाख आदिवासी बच्चों को 470 से अधिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो रही है। पिछले 10 वर्षों में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में 30 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। एक विशेष राष्ट्रीय मिशन आदिवासी समुदायों में सिकल सेल से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान कर रहा है, जिसके तहत लगभग 5 करोड़ व्यक्तियों की जांच पहले ही पूरी हो चुकी है। मेरी सरकार ने आदिवासी विरासत को संरक्षित करने के लिए कई पहल की हैं। इस वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पूरे देश में जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाई जा रही है। माननीय सदस्यगण, विकसित भारत का एक महत्वपूर्ण मापदंड देश का संतुलित विकास है। प्रगति की राह में कोई भी क्षेत्र पीछे छूटना नहीं चाहिए। मेरी सरकार उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं से अवगत है और उनके अलगाव की भावना को दूर करने के लिए काम कर रही है। 10 से अधिक शांति समझौतों के माध्यम से कई गुटों को शांति के मार्ग पर लाया गया है। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों की क्षमता को पूरे देश के सामने प्रदर्शित करने के लिए पहली बार अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किया गया। पूर्वोत्तर के विकास के साथ साथ सरकार ने पूर्वोदय या पूर्वी राज्यों के लिए एक व्यापक विकास योजना शुरू की है, जिससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में कई विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिससे इन क्षेत्रों को राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका मिली है। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास के लिए अनुकूल वातावरण है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। इस उपलब्धि के लिए जम्मू कश्मीर के लोग प्रशंसा के पात्र हैं। माननीय सदस्यगण, हमारी पांडुलिपियां एक अमूल्य धरोहर हैं, जिनमें विशाल ज्ञान समाहित है, जिसका अध्ययन, शोध और उपयोग मानवता के हित में किया जाना आवश्यक है। उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए इन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और
संरक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण प्रयास के साथ शुरू किया जा रहा है। हमारी समृद्ध भाषाई संस्कृति राष्ट्र की विरासत का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। मुझे आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सरकार ने असमिया, मराठी, पाली, प्राकृत और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। भारत की सभी भाषाओं में सुगम संचार के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित भाषा मंच भाषिनी का उपयोग देश के नागरिक व्यापक रूप से कर रहे हैं। सरकार स्वास्थ्य संबंधित बुनियादी ढांचे और चिकित्सा उपकरण निर्माण को बढ़ावा दे रही है। देश में नए थोक दवा और चिकित्सा उपकरण पार्क विकसित किए जा रहे हैं। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।